डियर फ्रेंड, वेलकम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास आ रहे हैं जो अटल पेंशन योजना का से संबंधित है। और ये PFRDA ने इशू की हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर है जो कि हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट पेपर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस पे क्वेश्चन वो पूछता है। और ख़ास करके आम पब्लिक जिसको कि इसका बेनिफिट होना है, ताकि उसको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए ये PFRD ने गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे सर्कुलर निकाला है। और इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए है। जो भी गाइडलाइंस हैं वो उसमें स्पेसिफाई करी हैं उन्होंने 23 दिसंबर 2021 के लिए। और उसमें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP APY के लिए हैं वो, जो कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए हैं। और ये जो हमारे बैंक डाकखाने वगैरह हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये जो है वो लागू होनी है। और इसमें टैट दिया हुआ है कितने दिन में वो काम उन्होंने करना है और कौन कौन सा काम कब कब करना है, वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अदरवाइज़ आप जो लोग इसको देख रहे हो वो सर्कुलर देख सकते हो, पूरी डिटेल पढ़नी है आपने तो, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होते हैं, वो रूटीन की चीज़ें होती हैं तो वो जो रही हैं। तो इसमें जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस बोला गया है। ठीक है, उसको वो कहता है POP रेगुलेशन, ये वर्ड उसने यूज किया है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। POP रेगुलेशन क्या है, वो कौन है, PFRDA। और उसके बाद जितने भी इन्होंने इस गाइडलाइंस जो भी इसकी इंस्ट्रक्शन है, जो ऑल पॉइंट ऑफ प्रेजेंट रजिस्टर्ड अंडर रेगुलेशन 315 और POP रेगुलेशन, जो ऊपर POP रेगुलेशन दिया हुआ है PFRD का, उसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, मीन कि जो APY का काम कर सकते हैं उसको बुक करते हैं, जिसको सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं, इंटरमीडियरी भी कह सकते हैं, उनको उसने जो वर्ड दिया है POP APY। इस सर्कुलर में यही वर्ड जो आगे चलेगा, POP APY। और जो इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैंक वालों के लिए या पब्लिक के लिए या सब के लिए ही है, जो सर्कुलर तो फॉर ऑल द सिटीजन्स के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए होता है। तो 1 अप्रैल 2022 से ये गाइडलाइंस जो हैं वो इफ़ेक्टिव हो चुकी हैं, ये लागू हो चुकी हैं। और इसमें जो टोटल 7 पॉइंट उन्होंने लिए हुए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने डिटेल गाइडलाइंस इशू की हैं। सर्विस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट प्रोसीजर, रिपोर्ट्स एंड डिस्क्लोजर, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, एग्जिट प्रोसेसिंग, मतलब जब किसी ने APY से बाहर निकलना है, मतलब उसको बंद करवाना है, तो उसमें डेथ भी हो सकती है और वॉलंटरली भी हो सकता है, वो केस हम आगे डिस्कस करेंगे। अदर फंक्शंस, उसके अलावा जो भी कोई अदर फंक्शंस हैं, वो कोई सर्विस रिक्वेस्ट देता है वगैरह, वो तो उसको आगे उन्होंने एक टैट का बनाया हुआ है, अनक्षर दिया है। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छी ये है फॉर दिस। तो वही चीज़ ये दोबारा यहाँ रिप्रेजेंट करी हुई है, दोबारा लिखी हुई है। तो सर्विस स्टैंडर्ड में वही KYC एक्सेट्रा जो कि आम हमारे होते हैं, इनको ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है, वही जो आम चीज़ होती हैं, ये सब कुछ जो है वह शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मेन वही है। तो ये सर्कुलर आप देख सकते हैं, पॉइंट अगर कोई पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। वो सिंपल हैं पॉइंट, जो आम केस में हर केस में वही चलते हैं, हर अकाउंट्स में। जो इसमें कोई ख़ास चेंजिंग है या ख़ास इसके लिए हटके हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि हम बैंक वाले, डाकखाने वाले या आम पब्लिक और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया है POP AP शैल इंश्योर फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फैसिलिटेटर्स टू POP APY इन सच ए वे दैट ऑल टर्न अराउंड टाइम, जिसको हम टैट बोल देते हैं,
एज प्रिस्क्राइब अंडर द सर्विस लेवल स्टैंडर्ड इन शेड्यूल 1, जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आर अडेयर टू विदाउट एनी डिले और डेविएशन, क्योंकि उस पर पेनल्टीज वगैरह हैं और उससे भी बैंक वगैरह को बचने का तरीका है कि उसमें जो टैड दिए हैं उसको फॉलो करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आगे वो कहता है पॉप शैल इंश्योर दैट द फैसिलिटेटर कॉन्ट्रैक्ट द कम्युनिकेट ओनली विद इट ऑन ऑल द मैटर। जो भी इनके फैसिलिटेटर्स हैं जो बैंक ने आगे रखे हुए हैं वो POP APY को करेंगे, और वो आगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद PFR शैल नॉट बी एंटरटेन। अगर वो करते हैं, पहले तो उनको करना ही नहीं, अगर करते हैं तो वो एंटरटेन नहीं करेगा। तो POP APY के साथ जो है फैसिलिटेटर्स जितने भी हैं उनको, इसके ऊपर वो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि फैसिलिटेटर को किससे कॉन्टैक्ट करना है, तो उसको POP APY, जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं और इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, उनके साथ वो कॉन्टैक्ट करेगा। डायरेक्टली PFRD के साथ नहीं करेगा, अगर करता है तो वो इसको एंटरटेन नहीं करेगा। और जितनी भी रिपोर्ट वगैरह कंपाइल करनी है, वो MIS रिपोर्ट से एक्सेट्रा, वो भी वो POP APY को वो कंपाइल करेंगे और उसको भेजेंगे। फैसिलिटेटर शैल नॉट डायरेक्टली सबमिट MIS रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन टू द PFRD। ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें बिल्कुल क्लियर कट दी गई है, बहुत अच्छा सर्कुलर आया है। और साथियों इसमें हम आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट ये 3-4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 5-7 हैं, वो मैं आपको ज़रूर हाईलाइट करके दिखाऊंगा। बाकी जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन वही होता है, एप्लीकेशन भरनी है, रसीद देनी है, KYC पूरे करने हैं, वही सारी चीज़ें हैं। कंट्रीब्यूशन है वो कलेक्ट करना है, उसकी रसीद देनी है, उसको टाइमली लेना है, कलेक्शन अकाउंट में डालना है, एटसेट्रा। ये सारी डिटेल उसमें दी हुई है, जो कि मतलब आप लोगों को पता होनी चाहिए, बैंक वालों को भी और सारे पब्लिक को भी, कि उसको रसीद लेनी है, उस पर डेट होनी चाहिए, वर्किंग डेट में आना चाहिए, एटसेट्रा। तो वो आम चीज़ें हैं, जो हटके चीज़ें हैं, और वो पैसा लेके जो ट्रस्टी बैंक है उसमें जमा कराएगा, आगे गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूशन जाएगा, उसके रिलेटेड ही सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये आम चीज़ें हैं। हैंडलिंग ऑफ सिस्टम एंड टेक्निकल इशू जो हैं, उसके लिए उसको अगर उसमें कोई दिक्कत है आती है और बैंक उसको प्रूव करता है तो उसको वेवर ऑफ ODI भी है, जो कि हमने पीछे एक वीडियो डाली है APY के ऊपर ही, काफ़ी डिटेल में उसमें सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो क्योंकि हम ये हट के उससे एक डाल रहे हैं स्पेशली टैट के लिए, या जो पेनल्टीज़ वगैरह लगती हैं, तो वेवर के लिए भी वो लिख सकते हैं। उसमें क्लियर था कि वहाँ जो हमारे नेशनलाइज बैंक है उनका 50,000 रुपये तक GM अपना चीफ मैनेजर साहब साइन करेंगे लेटर, और RRB जो है रूरल बैंक हैं वहाँ पर जनरल मैनेजर, और जो 50,000 से ऊपर हैं वो नेशनलाइज बैंक जो भी बैंक हैं जितने भी, उनके जनरल मैनेजर साहब साइन करेंगे, और RRB में चेयरमैन साहब साइन करेंगे। तो ये था, वो हमने सर्कुलर पीछे काफ़ी अच्छा डिस्कस किया है, वो भी आप अगर देखना चाहें देख सकते हैं। और इसमें जो रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर है, ये पॉइंट अक्सर कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बैंकर्स के लिए, प्लस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो जितनी भी रिपोर्ट हैं वो POP@pfrda.org.in पे उन्होंने करने हैं और ईमेल करनी है, और वो खाली ईमेल जो है वो कंप्लाइंस ऑफिसर का ईमेल होना चाहिए जो पहले से दिया हुआ है। कंप्लाइंस ऑफिसर का भी आगे हम 2 पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट जो एज ऑन 31 मार्च है, वो PFRD के पास जो है वो 30 अप्रैल तक हर साल पहुंच जानी चाहिए। अनेक्शर 1 में, अनेक्शर 1 नीचे दिया हो, उसमें 25 पॉइंट्स हैं। सिंपल पॉइंट है, वही रूटीन में ही है, कितने आई एप्लीकेशन आई जो हम आम तौर पे देखते हैं करते हैं, और वो अनेक्शर 1 में दी हुई है, तो वो भी आपको दिखा देंगे। और उसके साथ एक साइबर सर्टिफिकेट जो है वो भी बैंक वालों ने उसके साथ लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो चुका है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसी ने ये चीज़ें रखनी है। PFRD ने तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन देनी है, क्योंकि उन्होंने मेंटेन करना होता है, तो उनकी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, कोई इसमें फ्रॉड ना हो। उसके अलावा रिड्रेसल ग्रीवियंस है, इसकी भी हमने डिटेल में पीछे डिस्कस किया था, और आगे जब हम अनेक्शर शेड्यूल 1 करेंगे तो उसमें मोर मैं आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है जी। तो उसके अलावा CGMS में जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको डेली उनको मॉनिटर करना है, और CRA POP ने जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग ग्रीवेंस फ्रॉम द सब्सक्राइबर, जो POP APY है उसने सब्सक्राइबर से कोई भी ग्रीवेंस है वो लेनी है, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल वही है। अदर इंटरमीडियरी से अपलोडिंग था तो उसको इनटू CGMS पोर्टल ऑफ CRA में उसने
अपलोड करना है, ये उसकी ड्यूटी है। और उसके अलावा उसने कहा कि एन इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म होना चाहिए रिसीव एंड एड्रेसल का। ये नहीं कि किसी की ड्यूटी नहीं है, कोई कंप्लेंट आ गई वहीं पड़ी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी पेनल्टी है, वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। और आगे इसके अलावा एक पॉइंट जो और उसने दिया है कि अगर POPAPY शेल लॉज इट्स ग्रीवेंस, अगर उसको कोई शिकायत है CRA से, ट्रस्ट बैंक से या CGMS किसी से भी इंटरमीडियरी से, ठीक है, अगेंस्ट एनी इंटरमीडियरी सच एज CRA और ट्रस्टी बैंक, तो वो भी CGMS में पोर्टल में रिपोर्ट कंप्लेंट और ग्रीवेंस डाल सकते हैं, उसको भी राइट है, ठीक है जी। तो ये उसने लिखा है बड़ा। और इसके बाद एग्जिट प्रोसेसिंग है, उसमें भी उसने सारा लिखा है कि केस अगर वो, और उसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि बैंक ने उनको ये क्लियर करना है कि वो अपना जो भी परसीड हैं उनके जो क्लोजिंग के आने उनके सेविंग अकाउंट में आने चाहिए, वो अकाउंट उनका एक्टिव होना चाहिए। तो बैंक की ये ड्यूटी है, पोस्ट ऑफिस की ये ड्यूटी है जो सर्विस प्रोवाइडर या POP की, कि वो इसका प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले देख ले कि उसका अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट जो है वो एक्टिव है। नहीं तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, वो फिर क्रेडिट नहीं होता उसमें, ठीक है जी, क्योंकि बंद होता है तो वो प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर बैंक में। हमने भी बैंक में नौकरी करी है तो देखा है प्रॉब्लम आती है। और POP विल सेंसिटाइज करेगा वो सब्सक्राइबर को भी अपना सेविंग अकाउंट, जब तक इसके क्रेडिट नहीं आते बंद नहीं करना आपने, ठीक है। और बैंक ने ये भी इंश्योर करना है और सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए सब्सक्राइबर की कि फाइनल विड्रॉल उसके खाते में आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर। Each POPAPY shall appoint a compliance officer who shall responsible for the monitoring compliance under APY, including provision of the Act, rules, regulation, notification, circular guidelines, direction, advisories, etc. issued by the PFRDA/Government of India। क्योंकि अब वो किसी को तो कॉन्टैक्ट करेगा ना PFRDA वगैरह, तो उसके लिए कंप्लाइंस ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बैंक की ड्यूटी है। अगर कोई ट्रांसफ़र होता है या कोई इधर कोई छुट्टी पे है लंबी ये जो, तो उसके लिए इमीडिएटली POP जो है नया कंप्लाइंस ऑफिसर करेगा, अपॉइंट करेगा। उसके लिए उसने नीचे इसमें क्लैरिटी भी दे दी है, POP शैल इंश्योर दैट एनी चेंज इन द कंप्लाइंस ऑफिसर इज कम्युनिकेटेड टू द PFRDA विदिन 15 कैलेंडर डेज ऑफ द सेम। 15 दिन में उसको एडवाइस करना है। फर्दर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द कंप्लाइंस ऑफिसर मे बी अवॉइडेड टू इंश्योर द कंटिन्यूड मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस। क्योंकि ये बहुत सख्ती होती है इसमें, काफ़ी मतलब हार्ड मेजर वो लेते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल बैंक वाले और पोस्ट ऑफिस वाले खासकर। और उसके आगे एक और उसने बताई है कि जो PFRD के पास लेटेस्ट कंप्लाइंस ऑफिसर का डिटेल है वो उसी को नोटिस सर्व करेंगे, जो भी है उसी से करेंगे। इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ एनी रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन गाइडलाइंस इन्फेस अंडर द एग्जिस्टिंग, अगर कोई भी होती है तो वो उसको करेंगे। तो ये मेरी एक एडवाइस है, मतलब कि एक सुजेशन कह लो, एडवाइस कह लो या सलाह कह लो, कि जो भी कंप्लाइंस ऑफिसर लगते हैं अगर इन केस वो लंबी छुट्टी जा रहे हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो वो अपना जो सीनियर हैं, जो रेगुलेटर उसके हैं ऊपर कंट्रोलर हैं, उसको कह दे भाई नया अपॉइंटमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ उनको बाद में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार जो HR या अदर डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये लगाना होता है वो ध्यान नहीं करते, बाद में फिर चिट्ठी पत्री चलती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए अब उसकी जगह वो बंदा नया उनको एडवाइस कर दीजिए। वैसे तो कर देते हैं बैंक वाले, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है, फिर भी इसके बारे में आपने ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है। अब ये मेन जो है शेड्यूल 1 आ गया आपके पास, सर्विस स्टैंडर्ड, जिसमें कि टैट आएगा। इसमें हम डिटेल में जो है वो करेंगे सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। जब भी कोई आदमी सब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आता है APY के लिए, तो उसके लिए एक सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट करना है, ड्यूली फिल्ड होना चाहिए। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट 2022 का KYC वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है बिल्कुल इफेक्टिव यूज होना चाहिए उसका। इसके लिए बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज जो है वायलेट हो जाए तो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम आती है। पैन वगैरह ये सारी डिटेल जो हम आम बैंक में खाते खोलने वगैरह के लिए करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें BC है या कोई भी है, तो उसमें क्या है, इसमें जो टैट दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, सब्सक्राइबर कीजिए एप्लीकेशन देता है मैक्सिमम 3+2 where T is receipt of the subscriber registration form at the POP APY
oblique branch of POP APY oblique BC business correspondent facilitators including correction और discrepancy। इसमें कोई भी अगर है तो T+2 का इसमें टाइम दिया गया है। अगर इसमें कुछ डिले होती है तो फॉर ईच डिले ट्रांजैक्शन ऑफ POP APY ब्रांच, जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको 8% पर एनम ऑफ द इनिशियल कंट्रीब्यूशन अमाउंट राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये वर्ड याद कर लेना, इंटीजर वैल्यू तक है ये। इंटीजर आप लोगों को पता ही होगा, इसमें माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं। जैसे -1, -2, -3, मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया इंटीजर्स के लेते हैं। और फॉर द डिलेड पीरियड इनको देनी पड़ेगी। और इसमें एक और चीज़ है कि जो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो इस तरह की उनको डिलेड ट्रांजैक्शन के लिए 8% पर एनम से देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो वो कहाँ जाएगा? दिस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर पैन, सीधा उसके पैन में जाएगा और ये बेनिफिट उसको मिलेगा क्योंकि उसको सफ़र कर रहा है। जो सब्सक्राइबर है, कस्टमर कह सकते हैं, तो ये बी केयरफुल। तो इसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं, थोड़ा और 5-7 में लगाएंगे हम इस वीडियो पे। तो उसके अलावा जो सेकंड है, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इनिशियल कंट्रीब्यूशन। इनिशियल कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो वही जो उसको SI लगानी पड़ेगी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी हो। और इसमें मैक्सिमम T+1 दिया है, यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड वो यूज कर रहा है, मैक्सिमम T+1 मीन मैक्सिमम का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा। ये अगर सेम डे ही हो जाता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, कलेक्शन हुई है, सेम डे ही करना है, नहीं तो मैक्सिमम 1 डे उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर भी वही 8% पर एनम से जो है वो राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट जो है उसको पे करना पड़ेगा, शेल पे POP APY को पे करना पड़ेगा। और ये भी अमाउंट जो है वो कस्टमर के प्रैन में जमा होगा, सब्सक्राइबर के प्रैन में, ये देख लीजिए। और नेक्स्ट जो है कि ये 2 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। पहले में सब्सक्राइब जब वो खाता खोलने आया, रजिस्ट्रेशन होना है, तो T+2 है। दोनों में जो पे करना है वो 8% ही देना है, और दोनों प्रैन सब्सक्राइबर। और दूसरा, अगर कोई कलेक्शन है, कंट्रीब्यूशन है, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द इनिशियल कंट्रीब्यूशन, तो उसके लिए T+1 है। उसमें T2 था, इसमें T1 है, तो वही 8% के अनुसार है। इसके बाद वो कहता है कलेक्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन। उसके बाद जितने भी कंट्रीब्यूशन आते हैं ये उसमें बिल्कुल क्लियर है। POP ऐप शैल रन, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाँ, तो साथियों, POP AP shall run the debit cycle once for all APY subscriber within first 10 calendar days of the month, quarter, half year as the case में भी, क्योंकि इसमें मंथली भी प्रोविज़न है, क्वार्टरली भी है और हाफ ईयरली भी है इंस्टॉलमेंट देने का। तो वो कहते हैं सब्सक्राइबर विद इन फर्स्ट 10 कैलेंडर डेज उसको जो है वो रन करेंगे। इसमें जो ऑटोमेटिक मतलब SI लगी होती है, तो उसके अनुसार कलेक्शन जो सब्सिक्वेंट कलेक्शन होनी, पहले के तो हमने कर ली थी। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, वो कहता है पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट डेबिट साइकिल POP APY शैल कंटिन्यू टू रेज डिमांड। अगर उसकी मतलब पहले उन 10 डेज में नहीं आती है कलेक्शन, ऑन ऑल वर्किंग डेज टिल द कलेक्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ ऑल सच सब्सक्राइबर। तो ये फिर उसके बाद ये चलेगा। अगर इसमें कोई भी POP से कोई कमी रह जाती है ये रन करने में, क्योंकि सारा आजकल ऑनलाइन है, सब चेक हो जाता है, तो POP शैल पे द ओवर ड्यू इंटरेस्ट ODI, जिसको एज पर द ODI रेट्स determined by the Government of India authority from time to time in case the subsequent contribution file is uploaded post the stipulated time in the CRS system। क्योंकि जो CRS सिस्टम है उसमें अगर वो जो एक टाइम फिक्स किया हुआ है उसके अनुसार वो पोस्ट नहीं करता POP, तो उनको ODI देना पड़ेगा। तो ये भी नोट कर लीजिए। वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ था और प्रैन में जाना था, यहाँ पर ODI इंटरेस्ट है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है एक और पॉइंट हो रहा है, अपलोड ऑफ SCF एंड रेमिटेंस ऑफ द इनिशियल
एंड सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन। शुरू में हमने SCF देखा था, जो सब्सक्राइबर का एक रजिस्टर है वो बनना था। तो एंड रेमिटेंस अपलोड करनी है, इनिशियल जो पहली है और उसके बाद सब्सिक्वेंट जितनी भी हैं। तो उसके लिए कितना टाइम दिया गया है, मैक्स ये लिखा हुआ POP अप्लाई शैल प्रिपेयर द एंड अपलोड SCF इनटू द CRA सिस्टम, द ट्रांजैक्शन ID इज thus generated shall be entered by the POP APY in the NEFT RTGS window while remitting the contribution to the trustee bank। तो ये देना ज़रूरी है नंबर, उसमें जो भी है ID दिया हुआ उनको, और उसके लिए उन्होंने मैक्सिमम T+2 डेज़ दिए हैं। डिडक्शन जब उन्होंने करी है उसको T डे माना जाएगा, उसके 2 दिन में जो है वो उनको पढ़ लेता हूँ मैं आपको दोबारा। मैक्सिमम T+2 वेयर T इज़ द डेट ऑफ द डिडक्शन ऑफ द सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। जब उनके खाते में से हमने पैसा काट लिया है तो उसके 2 दिन में T+2 में वो हमें आगे उसको अपलोड करना है। अगर नहीं करते हैं तो वही 8%, क्योंकि कस्टमर का जो पैसा है सब्सक्राइबर का वो ले लिया, जिस दिन वहाँ पे पहुँचेगा उसी से उसको आगे वेल्थ बननी है और उसका जो है कॉर्पस बनना है, और उसी के अनुसार उसकी पेंशन सेटल होनी है। अगर उसमें डिले होता है तो उसको लॉस उठाता है, उसको 8% के अनुसार कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और वो सब्सक्राइबर के प्रैन में जमा होगा, क्योंकि ही इज लूजर, उसको नुकसान हो रहा है तो उसको डायरेक्ट अभी इमीडिएटली उसको बेनिफिट उसको वहाँ देकर उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रैन में। तो अब इसके बाद जो है कोई भी अगर सब्सक्राइबर सर्विस रिक्वेस्ट देता है, सर्विस रिक्वेस्ट मीन POP अप्लाई ब्रांचेस ऑफ द POP शेल प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट, उसकी रसीद की देंगे, यूनिक नंबर से देंगे, डेट देंगे, ये नॉर्मल वही चीज़ें हैं जो हम देखते हैं और CRA में करेंगे। और उसके लिए जो टाइम दिया गया है सब्सक्राइबर की जो सर्विस रिक्वेस्ट है T+5 दिया गया। ठीक है जी। ब्रांच नोडल ऑफिस के रिक्वायर्ड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैव बीन फर्निश्ड प्रोवाइडेड इन टोटलिटी, मतलब पूरे जो भी हैं वो देने पड़ेंगे उसको डॉक्यूमेंट के साथ। कोई भी उसके साथ अगर रिक्वायरमेंट है अटैचमेंट की तो वो उसको लगाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट कस्टमर को लगाने पड़ेंगे। तो उस दिन से ये माना जाएगा और 5 डेज़ उसको दिए जाएंगे। और उसके लिए जो पे करना पड़ेगा, POP पे करेगा वो 5 रुपये पर दिन और मैक्सिमम 100 रुपीज़ एट द रेट ऑफ ₹5 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹100, और वो सब्सक्राइबर के पैन में जमा होंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर उसमें सफ़र कर रहा है। सीधी सी बात है कि जिसको लॉस हो रहा है या जो सफ़रर है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। आगे है हमारे पास ग्रेवेंस, जो कंप्लेंट वगैरह आती हैं रिसीव्ड फ्रॉम द APY सब्सक्राइबर, जो उनसे आती हैं तो उसको कैसे डील करना है, वही रिड्रेसल का जो इसका 2015 का उनका जो है उसके अनुसार करना है। उसमें पिछली जो हमने एक वीडियो डाली हुई है इस पर डिटेल उसमें सारा बताया है। फिर भी मैं यहाँ पर एक छोटे से इनिशियल स्टेज पे यहाँ पर जो है बता देता हूँ कि सब्सक्राइबर को जो अपनी कंप्लेंट है वो थोड़ा सा हमने इसमें पीछे से दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए। सब्सक्राइबर सर्विस रिक्वेस्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा ये अपलोडिंग में शायद दिक्कत आ गई, अपलोड में SCF एंड रेमिटेंस ऑफ द इनिशियल था ये, और यहाँ पर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द इनिशियल कंट्रीब्यूशन था, और यहाँ पर था सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। तो अब हम फिर वापस कंप्लेंट या ग्रेवेंस की तरफ आते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें जो सब्सक्राइबर है या कस्टमर कह सकते हैं हमारे समझने के लिए, वो सर्विस प्रोवाइडर को या POP APY को जो है वो कांटेक्ट करेगा, डायरेक्ट वो किसी को नहीं कर सकता। और उसको 30 डेज़ में अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसके बाद वो नेक्स्ट जो पेंशन है NPS है उसको वो आगे फॉरवर्ड करेगा, और वहाँ भी 30 डेज़ दिए। अगर वहाँ पर भी उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो वो आगे लोकपाल ओम्बड्समैन के पास जो है वो अपनी शिकायत करेगा, और वो जो है लोकपाल को पावर है उसको इंटरेस्ट और कंपनसेशन देगा, वो जो भी उसके अनुसार ठीक होगा, और मैक्सिमम 10 लाख तक वो दे सकता है। तो मेरी बैंक वालों से और जो डाक खाने वाले हैं जो इसके सर्विस प्रोवाइडर उनको बेनती है
कि जब इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टी लगती है, तो बैंक भी जो है नीचे जो स्टाफ सफरर होते हैं, जो मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो इसके बारे में बी केयरफुल। और एपीवाई के लिए सरकार बहुत सचेत है, क्योंकि 4,40,00,000 जो हैं वो बन चुके हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर आएँ जो इस कैटेगरी में आते हैं एपीवाई में। तो इसके लिए बी केयरफुल। मैं आपको बता दूं, लोकपाल 10 लाख तक पेनल्टी कर रहा है, और पीछे कई बार अखबार में या हम देखते रहते हैं, क्योंकि मैं इसी बैंक में एज ए मैनेजर एफआई भी रहा हूं और फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर का भी वर्क कर रहा हूं। तो उसमें काफ़ी फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। 10 लाख तक पेनल्टी करता है, और पेनल्टी वो लगा देते हैं बिल्कुल कस्टमर की उस पर। तो रिजॉल्व द सेम एट द अर्लीस्ट। तो उस पर उसने लिखा हुआ है कि अगर कोई सीजीएमएस में कंप्लेंट आती है या वैसे आती है, तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया रिजॉल्व द सेम एट द अर्लीस्ट, उसको डिले मत करिए। तो ये मेरी एडवाइस है आपको। तो उसके बाद जो है एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, उसके बाद ये वीडियो हम बंद करेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ एग्जिट रिक्वेस्ट। तो उसमें एग्जिट 60 साल से पहले अगर वो करता है, एक तो वॉलंटरली है, तो ये नीचे वही पॉइंट लिखे हुए, एप्लीकेशन लेंगे, उसकी डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे। तो उसमें T+7 डेज दिए हुए हैं बैंक ने, इसने PFRD ने बैंक को T+7 दिए हैं। और अगर उसमें कोताही होती है, लेट होता है, तो एट द रेट ऑफ वही 8% पर एनम, दोनों में जो दूसरा भी है उसमें भी यही है। द एग्जिट परसीड अमाउंट, जो उसको मिलना था पैसा क्लोजिंग पे होने पर, एग्जिट करने पे, तो उस पर होगा। और क्योंकि उसमें पैन वहाँ पर फिर इफ़ेक्टिव नहीं रहता, तो इसलिए सब्सक्राइबर भी हो सकता है कि पैन उसमें उस टाइम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया कि सब्सक्राइबर के सेविंग बैंक अकाउंट में ये पैसे डालने पड़ेंगे। पहले पैन में था, क्योंकि उस टाइम तो उसका खाता चल रहा है, तो यहाँ पर बंद हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो उसके पैन में जमा करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और बताई है कि इन केस द लॉस टू द सब्सक्राइबर इज मोर देन द कंपनसेशन, जो ऊपर कंपनसेशन दे रहे हैं, इन केस द लॉस ऑफ द सब्सक्राइबर मोर देन द कंपनसेशन एप्लीकेबल, देन पीओपी शैल मेक गुड द लॉस एंड क्रेडिट द सेम टू द सब्सक्राइबर सेविंग बैंक अकाउंट। तो आगे जो एग्जिट ड्यू टू डेथ है, दोनों में जो पेनल्टी है, पेनल्टी कह लो या कंपनसेशन पे करना है, वो सेम ही है। तो इसमें ये पॉइंट और ऐड कर दिया गया है। वो इस पर क्वेश्चन डाल सकता है कि अगर उसका वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो जो उसका लॉस ज़्यादा है वो उसके सब्सक्राइबर के सेविंग अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। ये बैंक वालों और जो स्टूडेंट हैं और डाक खाने वाले हैं, उनके लिए, कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर वो क्वेश्चन डाल देता है। तो और अगर वो एग्जिट ड्यू टू डेथ कर रहा है, तो उसमें T+12 डेट दिए हुए हैं, 12 दिन T+12। अगर तो वो एग्जिट करता है नॉन डेथ केस में, अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है, तो वहाँ पर T+7 है। दोबारा से दिखा दूँ, एग्जिट वॉलंटरली है। अगर वो एग्जिट ड्यू टू डेथ है तो T+12 डेज दिए हुए हैं उसको। तो बी केयरफुल। वैसे तो वो एग्जिट करने में एक और भी केस होता है कि जब वो बीमारी के कारण करता है, तो उसके बारे में साइलेंट है, तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पर वो मेरे हिसाब से तो इसी केस में आएगा, एग्जिट ड्यू टू डेथ, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह ज़्यादा लगते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ये सारी लिखी हुई हैं, क्योंकि उसको अपना डेथ है, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और उसके नॉमिनी एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ लंबी होती हैं। तो इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा दिया गया, क्योंकि बैंक में हमने देखा है प्रैक्टिकली इसमें वाकई में टाइम लग जाता है। वो बात अलग है कि जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, मैं इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज था डेथ केसेस में, तो मैं तो 1-2-3 दिन में ही कर देता था। परंतु कई बार अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ऊपर से कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, DGM या RM से लेनी पड़ती है, या GM तक भी कई बार केस बनते हैं, तो उसमें वाकई में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपने फॉलोअप में पूरा ध्यान रखना है। ये ना हो कि हेड ऑफिस में फाइल पड़ी रहे, ऊपर ले आप भेजे नहीं, डिस्पैच में रह जाए। तो बड़ा केयरफुल रहना भाई। ये जो उसका लॉस है उसको कवर करवा देते हैं, और वो काफ़ी ऊपर से फिर हमें डांट भी पड़ती है। तो बी केयरफुल जब ऊपर हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं। तो ये था इसमें डिटेल। और इसमें जो टी है, उन्होंने बताया कि जिस दिन वो वर्किंग मैक्सिमम डेज है, टाइम फ्रेम है, तो वो जो आप बैंक में वही करते हैं। ये आगे कंप्लाइंस रिपोर्ट है, इसमें जो बैंकर वाले हैं उनको जो 30 अप्रैल तक पे करनी है, तो ये तो आप लोगों के पास आई जाती है। इसमें 25 पॉइंट दिए हुए हैं, और जो ये इसको साइन जो करेगा वो बैंक का कंप्लाइंस ऑफिसर करेगा, और हर पेज पे साइन करेगा, और सेपरेट जितने भी उस पर शीट लगेंगे सब पे उस पर साइन होंगे। और जो फाइनल ऑडिट होगा उस पर ऑडिटर भी साइन करेगा,
ठीक है जी। उसका मेंबरशिप नंबर लगेगा और कंप्लाइंस ऑफिसर भी करेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी मैंने और भी बहुत सी वीडियो डाली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एडवर्टाइजमेंट निकलती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिए, ख़ासकर बैंकर और जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको क्योंकि इसके लिए काफ़ी सरकार जो है वो सख्ती कर रही है, काफ़ी मतलब हार्ड है, क्योंकि वो चाहती है कि जो सोशल सिक्योरिटी है, आम आदमी जो एक पुअर पर्सन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर कंप्लेंट वगैरह जाती है या कुछ होता है तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो बैंक के हमारे हायर ऑफिसर हैं उनको फेस करना पड़ता है, जो हायर मीटिंग होती हैं ऊपर गवर्नमेंट फंक्शनरी से। तो बी केयरफुल, तो ये मेरी एडवाइस है और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल नोबल यूथ को, ठीक है जी। और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स एंड लाइक भी आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक यू अगेन, थैंक्स, माय बेस्ट विशेस टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू।